मिले ना मिले यह तो किस्मत की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। जी हाँ, हमने शेयर बाज़ार को बारीकी से सीखने की एक मुहिम की शुरुआत कर चुके हैं और उसी सीखने सिखाने की कोशिश में आगे बढ़ते हुए आज हम शेयर बाज़ार यानी स्टॉक मार्केट बेसिक सीरीज के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश उन लोगों से है जिन्होंने इसका पहला भाग नहीं देखा है, पहले पार्ट 1 को समझें, फिर पार्ट 2, तभी हम सिस्टमेटिक यानी सुव्यवस्थित तरीके से शेयर बाज़ार को सीख पाएंगे। पार्ट 1 में हमने सीखा था निवेश क्यों करना चाहिए, निवेश कहाँ करना चाहिए एवं असेट अलोकेशन कैसा होना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शेयर बाज़ार क्या है। पहला टॉपिक शेयर बाज़ार क्या है। पहले अध्याय में हमने पढ़ा था कि इक्विटी निवेश का एक ऐसा विकल्प है जिसमें महंगाई दर कहीं से कहीं ज़्यादा रिटर्न देने की क्षमता है। महंगाई दर से कहीं ज़्यादा रिटर्न देने की क्षमता है, किसमें? इक्विटी में। अब सवाल ये आता है कि इसमें निवेश करें कैसे। इसका जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि इक्विटी में निवेश कौन कौन से लोग करते हैं और ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे हम अपने बगल के किराना दुकान जाकर ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं, वैसे ही हम इक्विटी में निवेश या खरीद बिक्री स्टॉक मार्केट या शेयर बाज़ार में करते हैं। इक्विटी में निवेश करते वक्त एक शब्द जो ट्रांजैक्ट है, ट्रांजैक्ट आप बार बार सुनेंगे। ट्रांजैक्ट का मतलब है खरीद बिक्री करना, और इक्विटी की ये खरीद बिक्री आप बिना स्टॉक मार्केट के नहीं कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट इक्विटी खरीदने वाले और बेचने वाले को मिलाता है। ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट इक्विटी खरीदने वाले और बेचने वाले को मिलाता है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट किसी दुकान या इमारत के रूप में नहीं दिखता जैसा कि आपके किराने के दुकान दिखते हैं। स्टॉक मार्केट इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है। ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट किसी इमारत या किसी दुकान के रूप में दिखाई नहीं देता है, ये इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है। आप कंप्यूटर के जरिए इस पर जाते हैं और वहाँ खरीद बिक्री का काम करते हैं। आजकल आप मोबाइल के माध्यम से भी इस काम को कर सकते हैं। एक बात का यहाँ ध्यान रखें कि ये शेयरों की खरीद बिक्री का काम आप बिना स्टॉक ब्रोकर के नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, स्टॉक ब्रोकर। विदाउट स्टॉक ब्रोकर आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो स्टॉक ब्रोकर क्या काम करते हैं? ये एक डीमेट अकाउंट, जो आपका अकाउंट एक खुलता है डीमेट अकाउंट, वो डीमेट अकाउंट इन्हीं स्टॉक ब्रोकर के पास खोला जाता है। अभी तक भी जिन लोगों के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपना लिंक है, वहाँ से जाके आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, या हमारा व्हाट्सअप नंबर जो भी है उस पर आप बिना झिझक संपर्क कर सकते हैं। तो स्टॉक ब्रोकर की हम बात कर रहे हैं, तो ये एक स्टॉक ब्रोकर एक रजिस्टर्ड मध्यस्थ होता है। रजिस्टर्ड मध्यस्थ मतलब बीच का काम करता है, किसके? हमारे और स्टॉक एक्सचेंज के, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बता रहे हैं। वैसे भारत देश में हमारे यहाँ मुख्य 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज भी हैं, जैसे बेंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज। क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज अब ना के बराबर लोग हिस्सा लेते हैं उसमें, बहुत कम लोग ही उसमें हिस्सा लेते हैं। अब हम बात करते हैं शेयर बाजार में कौन लोग हिस्सा लेते हैं और उन्हें रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों है। रेगुलेट कौन करता है, रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इस बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। शेयर बाजार में एक व्यक्ति से लेकर कंपनियां, पूरी बड़ी बड़ी कंपनियां तक निवेश करती हैं। जो लोग भी शेयर बाजार में खरीद बिक्री करते हैं उन्हें मार्केट पार्टिसिपेंट कहा जाता है। जैसे कोई भी हो, हम हैं, आप हैं, एक आम नागरिक भी अगर शेयर बाजार में निवेश करता है तो उसको मार्केट पार्टिसिपेंट कहा जाता है। इन मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कई कैटेगरी या वर्ग में बांटा गया है। कुछ कैटेगरी की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जैसे डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट,
जिसको DII भारतीय मूल के नागरिक जो भारत में ही रहते हैं, जैसे हम और आप हो गए, तो हम और आप किस कैटेगरी में आ गए? डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स की कैटेगरी में आ गए। दूसरा कैटेगरी है NRI या OCI। NRI OCI वो हैं जो भारत के ही मूल नागरिक हैं लेकिन विदेशों में बसे हुए हैं, उनको बोलते हैं NRI या OCI। उसके बाद तीसरे और कैटेगरी है जैसे घरेलू संस्थागत निवेशक, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, जिसको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोला जाता है उसको। जैसे कि इसके तहत बड़ी भारतीय कंपनियां आती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी भारतीय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में हो गई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, LIC का नाम आप सब ने सुना होगा। तो ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। उसके बाद है घरेलू एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी में इस वर्ग में आमतौर पर घरेलू म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं, जैसे SBI म्यूचुअल फंड, DSP, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, HDFC, MC वगैरह वगैरह, ये सारी कंपनियां जो हैं घरेलू एसेट मैनेजमेंट में आती हैं। और सबसे अच्छी कैटेगरी एक और कैटेगरी है इसमें, जिसको विदेशी संस्थागत निवेशक कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब हमारे देश से बाहर के लोग भी हमारे मार्केट में हिस्सा लेते हैं, ले सकते हैं। सॉरी। इसमें विदेशी कंपनियां, विदेशी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, हेज फंड्स वगैरह आते हैं। निवेशक किसी भी कैटेगरी का या वर्ग का हो, शेयर बाजार में भाग लेने वाली हर एंटिटी मुनाफा कमाना चाहती है। और जब पैसे की बात आती है तो इंसान के अंदर लालच और डर, ध्यान रखिएगा, जब पैसे की बात आती है तो इंसानी फितरत है ये, इंसान के अंदर लालच और डर दोनों बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी इंसान बड़े आराम से लालच और डर के चक्कर में पड़कर गलत काम कर सकता है। भारत में इस तरह के घोटाले भी हुए हैं, जैसे आपने सुना होगा हर्षद मेहता घोटाला वगैरह। इसलिए ज़रूरी है कि एक ऐसी बॉडी हो, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो, एक ऐसी बॉडी हो जो नियम कानून बनाए और ये सुनिश्चित करे कि किस तरह की गलत हरकतें बाजार में ना हो और सभी को पैसा कमाने का सही मौका मिले। इसलिए रेगुलेटर की ज़रूरत होती है। अब ये रेगुलेटर क्या है? रेगुलेटर जो शेयर बाजार को रेगुलेट करती है। अब कौन रेगुलेट करता है, ये रेगुलेटर कौन है, उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। भारत में शेयर बाजार का रेगुलेटर है भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ज़्यादा आसान होगा, द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, SEBI। सबसे बड़ी सिक्योरिटी हमारे इंडिया की जो है रेगुलेट करती है इसको, द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं। सेबी का उद्देश्य है सिक्योरिटीज़ में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, उनके हित के प्रिवेंट करना, बचाव करना, संरक्षण करना, सिक्योरिटीज़ मार्केट के विकास का उन्नयन करना तथा उसे विनियमित करना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना। सेबी ये सुनिश्चित करती है कि दोनों स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE और BSE जो भी है हमारे इंडिया में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अपना सही तरीके से काम करें। स्टॉक ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स नियमानुसार काम करें, जो नियम बनाया गया है सेबी के द्वारा उसके अनुसार ये काम करें। तीसरा है शेयर बाजार में हिस्सा लेने वाली कोई एंटिटी गलत काम ना करे, कोई एंटिटी गलत काम, जितनी भी एंटिटी के बारे में हम ही आपने डिस्कस किया, DII हो गया है ना, FII हो गया, डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर हो गया, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, ये सब एंटिटी हैं। तो ये सब जो भी हिस्सा ले रही है कोई गलत काम ना करने पाए, कि कोई बड़ा इन्वेस्टर है तो अपने तरीके से वो मार्केट को रेगुलेट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, वो काम ना करने पाए। कंपनियां शेयर बाजार का इस्तेमाल सिर्फ खुद के फायदे के लिए ना करें, जैसा सत्यम कंप्यूटर्स ने किया था, आप उसका भी देख सकते, सुने होंगे, तो वैसा ना कर पाए। छोटे निवेशक जैसे हम आप लोग हैं, 200, 400, 2000, 5000, 1 लाख, 2 लाख वाले जो भी छोटे निवेशक हैं, उनकी हित की रक्षा हो, इसका भी ख्याल सेबी रखती है। बड़े निवेशक जिनके पास बहुत पूंजी है वो अपने हिसाब से बाजार में हेर फेर न करें, इसका भी नज़र रखती है सेबी। पूरे शेयर बाजार का विकास हो, इस पे सेबी नज़र रखती है। इन उद्देश्यों को देखते हुए ये जरूरी है कि सेबी सभी एंटिटी को रेगुलेट करे। और अभी हम आपको बता रहे हैं कि जितने सभी एंटिटी जो हैं वो शेयर बाजार से सीधे तौर पे जुड़े हुए होते हैं। किसी एक की गलत हरकत से शेयर बाजार में उठा पटक
मच सकती है। सेबी ने इन एंटिटी के लिए अलग अलग नियम और कानून बनाए हैं। सभी को इन नियम कानून के दायरे में रहकर काम करना होता है। इन नियम कानून की विस्तार में जानकारी सेबी की वेबसाइट पे आप जाइएगा, कानूनी ढांचा सेक्शन में आपको वहाँ मिल जाएगी। बाकी हम थोड़ा सा आपको इसका डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एंटिटी कौन है, उस कंपनियों का कुछ हम आपको उदाहरण बता रहे हैं। कंपनी क्या करती हैं, कंपनियां क्या करती हैं, और आसान शब्दों में हम इसको समझाने की आपको कोशिश करेंगे। जैसे पहले एंटिटी की हम बात करते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिसको CRA कहा जाता है, ये एंटिटी है। कंपनियों के उदाहरण में जैसे कौन कौन सी हैं ये एंटिटी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जैसे क्रिसिल हो गया, इक्रा हो गया, केयर हो गया, ये सब कंपनियों के उदाहरण हैं। ये सब कंपनी जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये कॉरपोरेट्स और सरकार के उधार लेने की योग्यता को रेट करती हैं, नापती हैं। जो भी कॉरपोरेट्स हो गया या सरकार हो गया जो उधार लेता है, तो उसको उसकी योग्यता को रेट करती है। आसान भाषा में हम आपको समझाएं कि अगर सरकार या कोई कंपनी लोन लेना चाहती है तो ये कंपनियां चेक करती हैं कि सरकार या कंपनी के पास लोन चुकाने की क्षमता है या नहीं है। ये काम इनका होता है, इन एंटिटी का होता है। तो ये भी सही पूरे तरीके से हमारे शेयर बाजार से जुड़ी हुई होती हैं। दूसरा एंटिटी की हम बात करते हैं डिबेंचर ट्रस्टीज की। डिबेंचर ट्रस्टीज क्या होता है, तकरीबन जितने भी बैंक हैं हमारे इंडिया में वो सब डिबेंचर ट्रस्टीज हैं। अब इनका काम क्या है, कॉर्पोरेट डिबेंचर के ट्रस्टी की तरह काम करते हैं ये। अब आसान भाषा में आपको समझाता हूं मैं। जब किसी भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो डिबेंचर इशू करती है, जिस पर वो तय ब्याज देने की बात करते हैं। निवेशक ये डिबेंचर खरीद सकते हैं। डिबेंचर ट्रस्टी ये सुनिश्चित करता है कि कंपनी ने जो ब्याज देने की बात की थी वो वक्त पर दें। यही चीज़ हुआ था सत्यम घोटाला के केस में, सेम टू सेम। तो आप डिबेंचर ट्रस्टीज़ को समझ गए। जब किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है, जब किसी भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो डिबेंचर इशू करती है। क्या करती है, डिबेंचर इशू करती है, जिस पर वो तय ब्याज देने की बात करते हैं। कौन, कंपनी। निवेशक ये डिबेंचर खरीद सकते हैं, जो निवेश करना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। डिबेंचर ट्रस्टी ये सुनिश्चित करता है, जो डिबेंचर ट्रस्टी यानी सारे बैंक जो हैं वो सुनिश्चित करता है कि कंपनी ने जो ब्याज देने की बात की थी वो वक्त पर दे। बस इतनी सी बात है। अब और बात करते हैं आपको डिपॉजिटरीज एंटिटी हो गया, जैसे NSDL और CDSL। हमारे इंडिया में दो ही है, NSDL और CDSL। इसका बताते हैं आपको कि काम क्या है। डिपॉजिटरीज निवेशकों की सिक्योरिटीज़ को सुरक्षित रखती है। जैसे हम कोई भी शेयर खरीद लिए तो ये शेयर हमारा कहाँ रहेगा, डिपॉजिटरी के पास रहेगा। किसके पास, या तो NSDL के पास या CDSL के पास, क्योंकि जितने भी हमारे स्टॉक ब्रोकर हैं जहाँ से हमारा डीमेट अकाउंट होता है, तो कुछ का संरक्षण कौन करती है, NSDL, और कुछ का करती है CDSL। तो इन्हीं दोनों के पास किसी न किसी के पास हमारा सिक्योरिटीज़ रहता है, शेयर रहता है। जब आप शेयर खरीदते हैं, आसान भाषा में समझिए, जब आप शेयर खरीदते हैं तो आपके डिपॉजिटरी अकाउंट में आ जाते हैं, जिसे डीमेट अकाउंट भी कहते हैं, जिसकी बात हम कर रहे हैं कि अगर नहीं है तो आप खोल सकते हैं आसानी से, पूरा ऑनलाइन है। इन डीमेट अकाउंट को मैनेज करने का काम ये दो कंपनियां करती हैं। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं और एंटिटी है, जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FII कहा जाता है। अच्छा, उदाहरण के तौर पे विदेशी कंपनियां हो गई, फंड्स और विदेशी नागरिक जो भी हैं वो सब FII हैं। ठीक है। भारत में निवेश करना इनका काम होता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पे आसान भाषा में समझना है तो ये विदेशी एंटिटी होते हैं जो भारत में निवेश करना चाहते हैं। ये निवेश के लिए काफ़ी बड़ी रकम लगाते हैं और इनके निवेश का असर भारतीय शेयर बाजार की चाल पर साफ साफ दिखता है। क्योंकि अगर आप भी एज ए इंडियन अमेरिका के मार्केट के आप क्या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप उस मार्केट के लिए
आप हो गए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो जाहिर सी बात है जब आप उसमें निवेश करेंगे तो उसकी एलिजिबिलिटी ही क्राइटेरिया होती है। मिनिमम मैं एक राउंड फिगर में बता रहा हूँ कि आपके पास एटलीस्ट 25 to 30 लाख रुपीज़ होना चाहिए इंडियन करेंसी के हिसाब से, तभी आप एलिजिबल हो पाइएगा किसको, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए। तो जाहिर सी बात है कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, अगर आम नागरिक भी है, तो वो 25 से 30 लाख मतलब एक भारी रकम के साथ ही हमारे यहाँ निवेश करता है। समझ में आया। अब उसके बाद हम बात करते और एंटिटी, जैसे मर्चेंट बैंकर हो गया। मर्चेंट बैंकर उदाहरण के तौर पे जैसे कार्बी, एक्सिस बैंक, एडिलवाइस कैपिटल, ये सब नाम जो हैं तो वगैरह वगैरह मर्चेंट बैंकर्स हैं। ये काम क्या है इनका, कंपनियों की मदद करना प्राइमरी मार्केट से पैसा जुटाने में, प्राइमरी मार्केट से पैसा जुटाने में ये मर्चेंट बैंकर क्या उनकी हेल्प करते हैं। अगर कंपनी, अब मैं इसको आसान भाषा में समझा रहा हूँ आपको, अगर कंपनी आईपीओ के जरिए पैसा जुटानी चाहती है, अब ये आईपीओ जो वर्ड है ये बेसिक के ही सीरीज में आएगा आगे जाके, इतना सा अभी आप समझ लीजिए कि आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। मीन्स कंपनी फर्स्ट टाइम जब पब्लिक फंडिंग करती है, पब्लिक के लिए आईपीओ देती है कि आइए हमारे कंपनी में आप पैसा लगाइए, शेयर मार्केट में लिस्ट होने से पहले यानी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने से पहले, तो वो आईपीओ इशू करती है जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है। ठीक है, आगे डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो अगर कंपनी आईपीओ के जरिए पैसा जुटाना चाहती है तो मर्चेंट बैंकर इस पूरी प्रक्रिया में कंपनियों की मदद करते हैं, यही मर्चेंट बैंकर का काम होता है। दूसरा हो गया, और एंटिटी की बात करते हैं। जितनी भी एंटिटी हैं हम लगभग सबको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। असेट मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी जिसको कहा जाता है, उदाहरण के तौर पे हमारे यहाँ जैसे एचडीएफसी एएमसी हो गया, रिलायंस कैपिटल हो गया, एसबीआई कैपिटल हो गया, ये सब असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। ये काम क्या इनका, म्यूचुअल फंड स्कीम बेचती हैं। ये क्या, म्यूचुअल फंड स्कीम्स बेचती हैं। बहुत लोग आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड कर लिया है, तो वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स बेचने का काम करती हैं। कौन, असेट मैनेजमेंट कंपनीज। लास्ट में फिर होता क्या, उदाहरण के तौर पे एएमसी लोगों से पैसा लेता है, सिंपल सी बात है। असेट मैनेजमेंट कंपनी जो होती है लोगों से पैसा लेती है, लेने के बाद उसे एक अकाउंट में डालती है, एक अकाउंट में डालती है और उस पैसे को शेयर बाजार में निवेश करती है। मतलब जो काम हम और आप कर रहे हैं शेयर बाजार को बारीकी से सीख के खुद करने का, वो वहाँ के असेट मैनेजमेंट कंपनी के कोई एक्सपर्ट्स लोग करते हैं। तो आपका पैसा लिया, एक अकाउंट में जमा किया और उसको फिर शेयर बाजार में निवेश किया, जो आप सीख के करेंगे अपने तरीके से, जिसके बीच में आपके और कोई बीच में नहीं रहेगा, तो वो काम आप कर सकते हैं, लेकिन वही आपको सीखना होगा पहले। तो असेट मैनेजमेंट कंपनी यही काम करती है। और शेयर बाजार में जो ज़्यादा मुनाफा, इनका एम यही होता है कि शेयर बाजार से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए और कमा के हमारे जितने भी इन्वेस्टर हैं जिन्होंने भी पैसा डाला है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दिया जाए। और बात करते हैं कुछ और हैं हमारी एंटिटी, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजर्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है, रेगुलर, जैसे कि उदाहरण के तौर पे वेलिगेयर वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, पराग पारिक जिसको पीएमएस के शॉर्ट फॉर्म से भी जानते हैं, तो ये पीएमएस स्कीम बेचती हैं। ये क्या होता है, ये तो म्यूचुअल फंड की तरह ही है, कोई ज़्यादा फर्क इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ आपको कम से कम 25 लाख का निवेश करना होता है। म्यूचुअल फंड में ऐसी कोई शर्त नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसी शर्त है। और एक और एंटिटी है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टॉक ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स। ये स्टॉक ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स, इसका एग्जांपल जैसे कि ज़ीरोधा हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, है ना, शेयर खान हो गया, आईसीआई डायरेक्ट हो गया, है ना। हर बैंक के भी पास अगर आप जाइएगा तो वो डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। तो लगभग ये कंपनियों के उदाहरण हैं जो स्टॉक ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स का काम करती है, जिसके थ्रू आपका डीमेट अकाउंट खुलता है। बिना डीमेट अकाउंट के आप निवेश नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक जिनके पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है वो डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और हमारे व्हाट्सअप नंबर जो भी फ्लैश हो रहा है इस पर आप विदाउट हेजिटेशन आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब कंपनियां करती क्या हैं, ये स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर जो होती हैं, निवेशक और स्टॉक एक्सचेंज के बीच एक इमीडिएटर का काम करती हैं, मध्यस्थ का काम करती हैं, बस ज़्यादा इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है।
लेकिन बहुत बड़ा रोल भी होता है, क्योंकि बिना स्टॉक ब्रोकर के, बिना डीमेट अकाउंट के आप काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए डीमेट अकाउंट के लिए आपको यहीं से खोलना होगा। आसान शब्दों में समझें तो आप शेयर की खरीद बिक्री रजिस्टर्ड ब्रोकर के जरिए ही कर सकते हैं। सब ब्रोकर के लिए एजेंट की तरह काम करता है। तो रजिस्टर्ड ब्रोकर जो हों उन्हीं से आपको डीमेट अकाउंट खोलना है। तो आज के इस सीरीज़ के स्टॉक मार्केट बेसिक सीरीज़ के पार्ट 2 को हम यहीं पे वो करते हैं, ख़त्म करते हैं। और आप इस वीडियो को बार बार देखिए, और जहाँ पे भी समझ में ना आए आप कमेंट कीजिए, अपने सुझाव दीजिए, ताकि हम इस मुहिम को और बेहतर से बेहतर कर सकें। और थोड़ा सा इस अध्याय की जो हम ज़रूरी बातें हैं वो क्या हम आपको एक रिकैप में कर देते हैं। 2 मिनट और लगेगा। अगर आपको शेयर खरीदना बेचना है तो शेयर बाज़ार या स्टॉक मार्केट के जरिए करना होगा। शेयर बाज़ार में शेयर खरीदना बेचना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है और आप किसी स्टॉक ब्रोकर के जरिए ये काम कर सकते हैं। मोटी बातें, शेयर बाज़ार में कई भागीदारी खिलाड़ी या पार्टिसिपेंट्स होते हैं। शेयर बाज़ार में भाग लेने या ऑपरेट करने वाले सभी एंटिटी को रेगुलेट करना जरूरी है और सबको रेगुलेटर द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होता है बात समझ में। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो कि हमने उसको मोटे तौर पे आपको बता दिया है। अब हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।